यहाँ पर हम खंड ख की पहली यूनिट है प्रकाश की, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि जानते हैं यूनिट डिवाइड होता है लेसन में, उसमें पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें हम पहले हेडिंग पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो समझिए, जैसे अगर दो पौधों को ले लिया जाए, एक को धूप में रख दिया जाए और एक को एक बंद कमरे में रख दिया जाए जहां सूर्य का प्रकाश न पहुंचे, तो हम ये देखते हैं कि उनमें बराबर मात्रा में पानी, खाद, समथिंग चीज़ें दी जाए, तो देखा जाता है कुछ समय बाद जो पौधा कमरे के अंदर होता है उसका वृद्धि और विकास तो नहीं होता है, लेकिन जो पौधा उजाले में होता है यानी जिसको सूर्य का प्रकाश मिलता है उसका वृद्धि और विकास अच्छे तरीके से होता है। मतलब ये निकला कि प्रकाश से उस पौधे को ऊर्जा ज़्यादा मिलती है जो कि प्रकाश में उसको नहीं ऊर्जा मिल पाती है, जो कि बंद कमरे में, यानी प्रकाश में क्या होता है, ऊर्जा होती है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि जब कहीं पे प्रकाश होगा तो भी वहाँ की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। सपोज करिए कमरे में अंधेरा है तो कोई भी वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर कमरे में टार्च को जला दिया जाए तो टार्च जहाँ तक जाएगी उसकी लाइट, वहाँ तक का प्रकाश, वहाँ तक की वस्तु हमें दिखाई देगी। तो कंफर्म है कि प्रकाश वस्तुओं को देखने में भी हमारी मदद करता है। तो दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो हम परिभाषा बना सकते हैं, प्रकाश वह ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता है। क्लियर? अब समझिए प्रकाश के गुण क्या है। प्रकाश के कई गुण हैं। पहला तो प्रकाश जो होता है वह सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा को हम बोल सकते हैं सरल रेखा में चलता है। ठीक है, दूसरा गुण यह कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तभी तो वस्तु हमको दिखाई देती है, यानी प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसके अलावा आगे बात की जाए तो प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की भी घटना होती है। यानी परावर्तन का मतलब किसी तल से टकराएगा, टकरा कर लौट जाएगा, अगर उसका दूसरा साइड रंगा हुआ है, यह परावर्तन हो गया। अपवर्तन का मतलब अगर रंगा नहीं है, कांच का तल है, तो वह उसे पार कर जाएगा, तो उसमें परावर्तन की घटना भी हुई, अपवर्तन की घटना हुई। आगे चलिए, प्रकाश में ध्रुवण होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ये तीनों घटनाएं होती हैं। और एक चीज और भी है कि प्रकाश अगर किसी तल से टकराता है, सपोज कर लीजिए कि कोई पदार्थ अगर उससे टकराता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों को निकाल देता है, यानी प्रकाश में यह भी गुण पाया जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और एक चीज यह भी जानते हैं कि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बराबर। थोड़ा यह भी याद कर लीजिएगा कि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ओके, तो अब हम कुछ और भी पढ़ेंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये समझिए, यह कोई तल है, इसको नीचे से क्या किया गया है, कलई कर दी गई। ओके, अब इस पे कोई प्रकाश की किरण ऐसे गिर गई, यह प्रकाश की किरण गिरी, तो जिस पॉइंट पे गिरती है, सपोज करिए वो पॉइंट O, या मान लीजिए x डैश तल है, और इस पॉइंट पर एक अभिलंब ले लेंगे, और अभिलंब एक आभासी रेखा, वास्तविक नहीं, आभासी। जब यह प्रकाश की किरण इस पे गिरती है तो इसको पार नहीं कर पाती, यानी यह पहला माध्यम ऊपर का मान लें, नीचे का दूसरा माध्यम, तो यह इस पर गिरती है तो इसे पार नहीं करती है, बल्कि पहले ही माध्यम में लौट जाती है।
ओके, तो यह घटना हमारी होती है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन यहाँ एक चीज और देखना है, इस तल को थोड़ा मोटा कर लीजिए। अब चेक करिए, अगर यहाँ पे सपोज कर लिया जाए कि ऊपर का माध्यम फर्स्ट है, नीचे का सेकंड, तो अब प्रकाश की किरण गिरेगी तो इसे पार कर जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे कलई कर दी जाए तो देखेंगे यह गिरी, पहली अवस्था में तो पार कर गई थी, लेकिन अब की यहाँ से टकरा कर लौट रही है। मतलब क्या निकलता है कि पहले माध्यम से नहीं टकरा के लौटती है, दूसरे माध्यम के तल से टकरा कर लौटती। तो यहाँ हमें यह जानना जरूरी है कि प्रकाश की किरण किस तल से टकरा कर लौटती है, तो आंसर आया दूसरे माध्यम के तल से टकरा कर। अब ये घटना हमारी क्या हुई, प्रकाश का परावर्तन। अब सोचिए कैसे बनेगा। यदि पहले माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम के तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? यदि पहले माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम के तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आगे बढ़िए, परावर्तन तो हो गया, अब परावर्तन का नियम देख लीजिए कि परावर्तन का नियम क्या होता है, यह भी देखना जरूरी है। तो परावर्तन का नियम देखते समय कुछ चीजें और भी जरूरी हैं, उनको देखिए ध्यान से। यह किरण आपतित हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, आपतित किरण। ओके, यह किरण परावर्तित हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु यह है, यह कौन सा बिंदु आपका हुआ, आपतन बिंदु। ओके, अब यह जो चीज हम पहले बता चुके हैं, इसको हम बोलते हैं अभिलंब, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्मल। अब यहां देखिएगा, यह आपतित किरण है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और यह अभिलंब है, तो आपतित किरण और यह अभिलंब हुआ, और यह क्या हुआ, परावर्तित। क्लियर है? तीनों क्या है, आपतन बिंदु पर है, तो इनको लेकर अगर हम बनाएंगे तो पहला नियम होगा, ध्यान से सुनिएगा कैसे बनेगा। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला क्लियर हुआ। अब दूसरे को समझिएगा, दूसरा नियम क्या है, देखिए, यह आपतित किरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। ओके, तो जब ये इंसिडेंट रे और यह क्या अभिलंब है यानी नॉर्मल है, तो इनके बीच जो कोण बनेगा वह इंसिडेंट एंगल होगा, यानी आपतन कोण। इंसिडेंट की इंग्लिश आई से स्टार्ट होती है। ओके, इसलिए आई हो गया, इसका नाम क्या हो गया, आपतन कोण। और यह परावर्तित किरण है, यानी रिफ्लेक्टेड रे, आर से स्टार्ट है, इसलिए इसका एंगल हो गया आर। जैसे इसका नाम आपतन, आपतित से आपतन कोण, वैसे ही परावर्तित से यह हो जाएगा आपका परावर्तन कोण। ओके, अब यह जो दोनों कोण बने, आपतन कोण और दूसरा परावर्तन कोण, यह दोनों कोण एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कोण आई बराबर कोण। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर? आपतन कोण परावर्तन कोण के
बराबर होता है तो यह आपका परावर्तन का नियम होगा। और एक चीज देखिएगा, इन दोनों नियमों के अलावा एक नियम और भी है। फिलहाल जब यह सवाल आपसे पूछेगा बोर्ड परीक्षा में तो केवल 2 नियम लिखेंगे, तीसरा नियम डाल लीजिए क्योंकि इसका भी यूज बहुत ज्यादा है। देखिए, यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण, तो जो चाल और आवृत्ति आपतित किरण की होती है वही चाल और आवृत्ति परावर्तित किरण की है। यानी इन दोनों के चाल और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ तक कि जो रंग इसका है, यानी जितने रंगों से मिलकर यह बनी है, वैसे आप जानते हैं कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, जिसे हम बोलते हैं विभ ज्योत। ओके, तो जितने रंगों से यह मिलकर बना है यह भी उतने रंगों से मिलकर बनेगा। तो अब ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज तो हमने पहले बताया, जो चाल इसकी है वही चाल इसकी, जो आवृत्ति उसकी है वही आवृत्ति इसकी है, और जो रंग इसका है वही रंग। क्लियर है? तो तीनों साठ के बोलिए। परावर्तित किरण, ये तीसरा नियम, परावर्तित किरण की चाल तथा आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोष्टक में रंग भी लिख दीजिएगा, तो ऐसे लिखेंगे, परावर्तित किरण की चाल, आवृत्ति तथा रंग में कोई परिवर्तन नहीं। तो ये आपका लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद लेक्चर सेकंड हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम सेकंड लेक्चर पढ़ते हैं। और लेसन तो आप जानते ही क्या है। तो सेकंड लेक्चर में हम पहले पढ़ेंगे प्रतिबिंब यानी इमेज क्या है। तो समझिए, जैसे इमेज, हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईने के अंदर जो हमारा चित्र बनता है उसे ही हम बोलते हैं प्रतिबिंब। तो अब यहाँ बताना है कि इमेज क्या होता है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू मैं दर्पण के अनुसार बता रहा हूँ। तो यहाँ पे यह देखा जाए कि ये एक वस्तु है और इसे दर्पण के सामने रखें, तो जाहिर है कि इससे प्रकाश की किरण चलेगी। सपोज करिए एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो किससे होकर जाती है? फोकस। यह फोकस से होकर निकलेगी। ओके, अब ये समझिए कि फोकस से होकर निकली, अगर ये सी से होकर जाएगी तब, यानी वक्रता केंद्र से। तो आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो जैसे जाएगी वैसे ही दर्पण से टकराने के बाद लौट आएगी। और जब लौटेगी तो हम देखेंगे काटेगी कहाँ? यहाँ। तो जहाँ पर काटेगी वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बनेगा। और वास्तविक रेखाएं काट रही हैं इसलिए यहाँ पे तो वास्तविक बनेगा। अगर यह ए बी तो प्रतिबिंब को हम मान सकते हैं ए डैश, यही प्रतिबिंब है। आभासी बनेगा तो आभासी रेखाएं काटेंगी। क्लियर है? तो आभासी रेखाएं काटेंगी तो आभासी बनेगा, वास्तविक रेखाएं काटेंगी तो वास्तविक बनेगा। तो हमें डिफाइन करना है कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो ऐसे बनाएंगे यहाँ से, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, और अपवर्तन के बाद भी हो सकता है भाई, अपवर्तन होगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए दोनों को जोड़ेंगे, परावर्तन तो दिखाया गया, अपवर्तन में पीछे बनेगा और आभासी बनेगा। ओके, तो अपवर्तन में आभासी बनेगा, तो दोनों जोड़कर हम बोलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या आभासी अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एकदम क्लियर? तो यदि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या आभासी अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब ये प्रतिबिंब कितने प्रकार का हो सकता है? तो जाहिर हमने तो बता दिया है। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब हो सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल प्रतिबिंब, रियल इमेज। और दूसरा आपका हो जाएगा आभासी।
आभासी प्रतिबिंब। अब समझिए ये क्या है, एक तो वास्तविक हुआ और दूसरा आभासी हुआ। अब वास्तविक के लिए बनाएंगे तो सेम परिभाषा होगी, हाँ आभासी वाली चीजें को हम निकाल देंगे। अब देखिए कैसे बना रहे हैं, यदि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें आभासी अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं, ध्यान से देखिएगा, जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं वहां वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या होगा, गोलीय दर्पण। तो देख लिया जाए कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो हमारे हिसाब से आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब दोनों तो क्लियर है। अब गोलीय दर्पण को देख लीजिए, गोलीय दर्पण जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब ये कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम एक कांच का खोखला गोला लें, हमने बोला है कांच का खोखला गोला, तो कांच के खोखले गोले को हम कहीं दो जगह काट दें, यानी काट के इसको क्या करें, बाहर निकालें। तो इसको बाहर निकालने, इसको ऐसे भी हम रख सकते हैं और ऐसे भी, भाई दोनों तरीके से रखा जा सकता है। तो अब हम करें क्या, इसके एक तल को रख दें। तो देखिए मान लीजिए पहले में हम इस तल को रख दें, धसे हुए तल, ओके। दूसरे में हम रंग दे रहे हैं उभरे हुए तल को। अगर धसे हुए तल को रंगते हैं तो देखने का कार्य हमारा उभरे हुए तल से होगा, और उभरे हुए तल को रंगते हैं तो देखने का कार्य हमारा अवतल तल से होगा। तो इस दोनों को क्या बोला जाएगा, गोलीय। ओके, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, कांच का ये खोखला गोला था, तो कांच के खोखले गोले से ही काटे हैं ना, तो उसी को लेकर बनाएंगे। तो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसके एक तल पर कलई कर दी जाती। क्लियर हुआ? कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसके एक तल पर कलई कर दी जाती। तो अभी हमने आपको ये बताया है कि रंग दिए दोनों को, लेकिन दोनों को रंगने की कंडीशन अलग है। एक को दबे हुए तल पर रंगे हैं, एक को उभरे हुए तल पर रंगे हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप समझ गए होंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार। तो अगर इस टाइप का गोलीय दर्पण होगा तो हम बोलेंगे इसको उत्तल गोलीय दर्पण। ओके, यानी पहला आपका हुआ उत्तल गोलीय दर्पण। अगर इस तरह है तो हम उसे बोलेंगे अवतल गोलीय। अब देखिए, एक उत्तल गोलीय दर्पण हुआ और एक अवतल गोलीय दर्पण हुआ। क्लियर हुआ? कैसे हुआ ये भी समझ गए आप। अब उत्तल गोलीय दर्पण की परिभाषा बतानी है तो सिंपल इसी से बोलेंगे। किसका भाग है भाई? गोलीय दर्पण का। तो सुनिएगा ध्यान से, वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर या अवतल पृष्ठ पर, दोनों सही है, कुछ भी लगा के बोलिए, दबे हुए तल भी लगा के बोल सकते हैं या अवतल पृष्ठ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बोल रहे हैं, वह गोलीय दर्पण जिसके अवतल पृष्ठ पर पालिश कर दी जाती है उसे उत्तल गोलीय दर्पण। और आगे देखिएगा, इसमें वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर यानी उत्तल पृष्ठ पर पालिश कर दी जाती है उसे अवतल गोलीय दर्पण। क्लियर हुआ आपका? एक बार और समझा रहा हूं आपको।
गोली दर्पण क्या होता है? कांच के कटे हुए खोखले गोले के भाग को गोली दर्पण कहते हैं, जिसके एक तल पर कलई कर दी जाती है या पॉलिश कर दी जाती है। ये कितने प्रकार का हुआ बेटा? तो यह दो प्रकार का हुआ, एक उत्तल और एक अवतल गोली दर्पण। उत्तल गोली दर्पण किसे कहते हैं? वह गोली दर्पण जिसके अवतल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है उसे उत्तल गोली दर्पण कहते हैं, और इसमें वह गोली दर्पण जिसके उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है उसे अवतल गोली दर्पण। सिंपल बोलेंगे, अगर अवतल पृष्ठ पर पॉलिश है तो कौन सा दर्पण है? गोली दर्पण। एकदम उल्टा। क्यों? क्योंकि देखने का कार्य तो उत्तल पे हो रहा है ना। जब देखने का कार्य उत्तल पे हो रहा है तो इसका नाम उत्तल। अब यहाँ पे इसका सेम अवतल है तो उत्तल पृष्ठ पे पॉलिश, सेम उल्टा। तो उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश हुई तो देखने का कार्य कहाँ से हुआ? अवतल। तो इस तरह इसको समझ लेंगे, सेम उल्टा है। उत्तल दर्पण है तो किस पृष्ठ पर पॉलिश है? अवतल पृष्ठ। देखने का कार्य उत्तल पे ही होगा। अगर अवतल दर्पण है तो उत्तल पृष्ठ पे पॉलिश होगी और देखने का कार्य कहाँ होगा? अवतल पृष्ठ। तो मेरी समझ से यह भी आपका एकदम क्लियर होगा। ओके, तो चलिए इसके बाद हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, और इसमें 3 में आप पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा। तो गोली दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं होंगी उनको आपको बताया जाएगा। क्लियर कि गोली दर्पण में क्या क्या चीजें होंगी। हमने कुछ लिख दिया है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, दर्पण का द्वारक, मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो आपको जैसे बताया गया था कि यह कांच का खोखला गोला है, तो यहाँ से इसको काट दिया गया तो यह जो निकला और उसके एक किसी भी पृष्ठ को रंग दिया गया तो वह क्या हुआ? गोली दर्पण हुआ। तो अब समझिए, यह जो गोली दर्पण है इस खोखले गोले का भाग है। ओके, तो इस खोखले गोले का भाग है तो उसका ये केंद्र है। कंफर्म? तो उसका यही केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता। जैसे यही भाग हमने लिया, अब इस भाग को हम करें क्या? यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच दें। ओके, इसको एस पी एस डैश मान लें तो उसको अवतल भी बना सकते हैं और उत्तल भी बना सकते हैं। देखिए, जैसे अगर इस टाइप का होगा तो यह उत्तल गोली दर्पण हो जाएगा, अगर ऐसे होगा तो यह आपका हो जाएगा अवतल गोली। अब यही जो हमारा केंद्र बन रहा है यह आपका क्या है? वक्रता है। अब इसको यहाँ बनाना पड़े, इसमें और इसमें, तो कैसे बनेगा? ध्यान से देखिएगा, यह एस हो गया, यह पी हो गया और यह आपका एस डैश। इसमें बनाना पड़े तो इसके लिए अलग बना लो, इसको मान लो एक्स एक्स डैश। ओके, तो इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं, एक्स एक्स डैश और एक्स एक्स डैश। अब ये जो केंद्र होगा अगर इसमें लेंगे, इस टाइप में रहेगा, अंदर अगर रखेंगे तो इधर आ जाएगा सी। अगर इसमें लेना है तो ये सी कहाँ आ जाएगा? इधर। तो ये सी आपका यहाँ। ओके, तो यही आपका क्या है? वक्रता केंद्र। यानी यह दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र है। समझ में आ रहा है? यह दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसी का केंद्र है। तो वक्रता केंद्र की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? सिंपल डिफिनीशन, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा आ रही है, ध्रुव क्या होता है? अब यहाँ समझिएगा, यह जो P यहाँ पे आया यही ध्रुव है। ओके, तो अब एक में हम देखें, दोनों में देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक में ही देखिए, यह आपका ध्रुव है। अब ध्रुव को डिफाइन करना है तो अगर हम बोले इधर वाला पृष्ठ क्या है?
तो हम कह सकते हैं किरण इस पृष्ठ को पार करती है। आपको समझाया गया था कि ऐसे दर्पण है, अगर इसको रंग दिया जाए तो किरण इसको पार तो करेगी, रंगने के बाद इसको पार नहीं कर पाएगी और टकरा के लौट जाएगी। इसलिए इस पृष्ठ को हम बोलते हैं, इधर वाले को यानी ऊपर वाले को, यहाँ अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। और यह जो पृष्ठ है दूसरे साइड वाला, यह बोला जाएगा परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ओके, अब समझ में आ गया। पहला पृष्ठ आपका अपवर्तक इधर वाला होगा और इधर वाला पृष्ठ आपका क्या हो जाएगा, परावर्तक। अब डिफिनीशन बनाना है कि ध्रुव क्या होता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि प्रकाश की कोई किरण छोड़ी जाए ध्रुव पर, तो बताइए अपवर्तक पृष्ठ से टकरा के लौटती है कि परावर्तक पृष्ठ से। तो जाहिर यहाँ अभी हमने समझाया है कि यह रंगा है तो दूसरे पृष्ठ से टकरा के, यानी किस पृष्ठ से, परावर्तक पृष्ठ से। तो अब समझिए सिंपल डिफिनीशन है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यानी दूसरी तरफ वाला जहां से टकरा के लौटे, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव। क्लियर? तो ध्रुव यानी पोल क्लियर हुआ। अब आपका आ गया दर्पण का द्वार। तो ये देखिए यह दर्पण आपका है, अगर इसको इस तरह किया जाए, आगे थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, अब देखिए यहां तक रंगा हुआ है, लेकिन दर्पण कहां से स्टार्ट है, एस पी एस डैश रंगा यहां तक है। तो अगर प्रकाश का परावर्तन होगा तो केवल यही तक, बाकी यहां अगर प्रकाश जाएगा तो अपवर्तित हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, ले लीजिए इसका नाम कुछ एल एन, यह पूरा का क्षेत्र, पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वार। ना समझ पाए तो यहां से यहां तक की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, दर्पण का द्वार। यानी जहां तक परावर्तन का कार्य संभव होता है वहीं तक, जहां नहीं होता है वह क्षेत्र द्वारक में सम्मिलित नहीं होता। तो अब इसकी डिफिनीशन हम कैसे बना सकते हैं, तो सिंपल है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। एक बार सुनिएगा, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक। ये डेफिनेशन क्लियर। अब आगे हमारा आता है मुख्य अक्ष क्या होता है। देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, तो हम क्या किए हैं कि यह आपका मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश, यह आपका दर्पण है। और यहाँ पे अगर पूछा जाए कौन सा दर्पण है, तो आंसर यही आएगा कि यह अवतल गोलीय दर्पण एस पी एस। यहां मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र है सी, और हमको बताना है मुख्य अक्ष क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यह आपका वक्रता केंद्र है और यह आपका ध्रुव है। ओके, यह दो पॉइंट, तीसरा कोई पॉइंट नहीं इस अक्ष। तो आप जानते हैं अगर स्पेस में दो पॉइंट है या समतल में दो पॉइंट है, इनसे कोई रेखा खींचनी है तो केवल एक ही रेखा संभव है, इसके अलावा कोई दूसरी रेखा संभव नहीं। यानी समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि एक बिंदु से, तो एक बिंदु से हम क्या कर सकते हैं, अनंत रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु से तो अनंत होगी, लेकिन दो बिंदुओं से केवल कितनी रेखा हो सकती है, एक। तो यहाँ एक बिंदु सी है और एक बिंदु पी है, तो इनसे होकर कितनी रेखा खींच सकते हैं, एक। और जो रेखा खींची गई है
वही प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। ओके, तो यही रेखा मुख्य अक्ष है। तो हम इसकी डिफिनीशन सिंपल इन्हीं दोनों के आधारों पे बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष की डिफिनीशन यहाँ क्लियर हो गई। और अब आगे आपका आया है मुख्य अक्ष, अब आगे है मुख्य फोकस। हाँ, एक चीज हम भूल गए हैं, इसमें फोकस नहीं किया। तो मुख्य फोकस क्या होता है वो चर्चा बाद में है। अगर ये पूछ दिया जाए फोकस क्या होता है, तो फोकस की सिंपल डिफिनीशन, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम बोलते हैं फोकस। ओके, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या बोला जाएगा, फोकस। हाँ, यह हो सकता है भाई, अगर यह गोली दर्पण में ऐसा हो रहा है तो ये कौन सा गोली दर्पण है, अवतल। अगर उत्तल होगा तो क्या होगा, उसको भी देख लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे, तो इसमें सी इधर होगा, जिधर झुका होता है उधर सी, और यहाँ कहीं यस होगा नीचे। अब यहाँ से प्रकाश, कोई वस्तु रखी गई है, अब चेक करिए क्या होगा, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी। ओके, तो सेकंड माध्यम में तो जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ रंगा है, तो आभासी रूप से जिस बिंदु पर जाएगी, और सेम उसी की डायरेक्शन में क्या होगा, तो इन दोनों को मिलाकर अगर हम फोकस की डिफिनीशन बनाए तो ज्यादा बेटर है। तो देखिए कैसे बनेगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात या आभासी अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे फोकस कहते हैं। किसका फोकस, तो आंसर आया गोलीय। अब आपका आया कि मुख्य फोकस क्या होता है, तो मुख्य फोकस जो बना है समझिएगा वह केवल समांतर रेखाओं पर है। चलिए हम इसको इसी में डिफाइन कर दे रहे हैं, देखिए क्या होता है। एक किरण को ऊपर से ले लीजिए, गई तो फोकस से होकर गई, फोकस पर जाकर मिली, या आगे बढ़ा दीजिए। अगर नीचे से भी प्रकाश की किरण को लेते हैं, या ऊपर से ही केवल ले सकते हैं या केवल नीचे से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी एक किरण छोड़ दीजिए, तो यह भी किससे होकर जाएगी, फोकस। ओके, इसमें भी ले लीजिए, तो यह प्रकाश की किरण गई तो आभासी रूप से यहां जाएगी। ओके, फिर इसी डायरेक्शन में क्या होगी, तो यही फोकस हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। इसलिए यहाँ फोकस की डिफिनीशन न लिखकर केवल क्या बोला है, मुख्य फोकस। तो अब दोनों को मिक्स करिए, यहाँ परावर्तन के पश्चात जा रही है और यहाँ अपवर्तन के पश्चात जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि वहीं से आ रही है, यानी इसी फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ध्यान से देखो, यह गई, यह रिटर्न हुई, तो यह देखो यह गई और इसके बाद यह से रिटर्न हो रही, यह लग रहा है कहां से हो रही है, फोकस से, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, आभासी फोकस हम इसको बोल सकते हैं। तो अब हम इन दोनों को मिक्स करके मुख्य फोकस की डिफिनीशन बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या आभासी अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उसे ही गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस करते हैं। समझिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या आभासी अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उन्हें
गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। हाँ, तभी कोई आपको सस्पेंस कर सकता है कि अलग अलग पूछ दे, यानी अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष की परिभाषा पूछ दे या उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष की परिभाषा पूछ दे तो कंफ्यूज मत होइए, तब तो और सिंपल है, इसका आधा ही बोलना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा, पहले अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उससे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। और इसमें देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें आभासी अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो मेरी समझ से यह सब परिभाषाएं आपकी क्लियर हो गई हैं और ये आपका लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। फोर्थ में हम आपको बताएंगे कि आर और एफ यानी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता है, उसके बाद चिन्ह परिपाटी, यानी कहाँ पे प्लस लेंगे कहाँ माइनस लेंगे, ऊपर प्लस होगा कि माइनस होगा, नीचे प्लस होगा कि माइनस होगा, दाएं प्लस होगा कि माइनस होगा, बाएं प्लस होगा कि माइनस होगा, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा।